हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। एंड आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है, तो आप सभी उसको प्रिपरेशन को लेकर आप सभी बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे होंगे। तो इसी संदर्भ में अब आप सभी के समक्ष एक बीए ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर का वीडियो आ चुका है। तो इसमें हम देखेंगे लगभग 100 क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन हम देखेंगे एंड एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड देखना है। एंड जो भी एक्सप्लेनेशन में मैं करूँगा उसको भी आप सभी को अच्छे से सुनना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट ना पूछे, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करके पूछे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ 100 क्वेश्चन, इसमें से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप सभी को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेपर कोड आप सभी देख लीजिए, कोर्स कोड यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ह्यूमन जियोग्राफी का पेपर है, ठीक है, बीए सेकेंड सेमेस्टर ऑफिशियल पेपर है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि इस बार जितने भी आप सभी की उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें लगभग जो इवन सेमेस्टर है यानी कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, उसमें आप सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे जाएंगे। इसके पहले सब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव होने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आप सभी को एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके पहले पॉलिटिकल साइंस की ऑलरेडी आप सभी को चैनल पर मिल जाएगी, जाकर सभी लोग चैनल को देख लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखो, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रहा है कि किस देश में झूम खेती को रोका के नाम से भी जाना जाता है? झूम खेती को रोका के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो देखो, ब्राज़ील जो होता है, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम खेती को स्थानीय भाषा में रोका कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। एंड फिर से मैं बता देता हूँ, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी यूनिवर्सिटी में बीए ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया हो जाए, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो जाए, ठीक है, या फिर मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी हो जाए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाए, तो ये सभी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिम निर्वाह खेती की विशेषता आप सभी को बताना है। तो आदिम निर्वाह जो खेती होती है उसकी विशेषता क्या है? तो देखो, क्या ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर अभ्यास, एंड ऑप्शन बी है कुदाल, दांव और खोदने वाली छड़ियों जैसे आदिम उपकरणों का उपयोग, मानसून पर निर्भर। तो देखो, आदिम मतलब होता है जो प्रीमेटिव हमारी थी, यानी कि पहले कैसे खेती होती थी। आदिम शब्द यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसका मतलब होता है प्रीमेटिव। प्रीमेटिव मतलब कि पुरानी, प्राचीन। तो प्राचीन में ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, क्योंकि मानसून पर ही निर्भर करते थे, कोई ट्यूबवेल जैसी व्यवस्था तो थी नहीं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? देखो, बहुत ध्यान से सुन लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि क्षेत्र ए का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और जनसंख्या 12,000 व्यक्ति हैं, तो जनसंख्या घनत्व बताना है आप सभी को। क्या कह रहा है? कह रहा है, एक मिनट में इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पर आप सभी को अब दिखाई दे रहा होगा कि यदि क्षेत्र ए का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 12,000 व्यक्ति है, तो जनसंख्या घनत्व आप सभी को बताना है। तो जनसंख्या जो घनत्व होगी वो हो जाएगी, यहाँ पर सिंपल सा है, 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो, इसको कैसे निकालोगे? देखो, 12,000 है बटे 100, तो 1 ठीक है। एंड यहाँ पर आप ध्यान देना, वही तो मैं सोचूं कि यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो है यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर एक और जीरो रहेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 है। वही अगर इसके हिसाब से देखोगे तो 120 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी देखो, वही मैं सोचूं कि ये कैसे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो देखो, ये सही है बट ये थोड़ा गलत हो चुका है। यहाँ पर ये जो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जीरो एक और लगा दो। सिंपल सा है, आप इसको रट के मत जाइएगा क्योंकि डाटा हो सकता है अलग है। तो इसको फॉर्मूला क्या है कि जनसंख्या कितनी है टोटल, उसको लिख दो। जैसे कि 1,20,000 है, तो 1,20,000 यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको 4 जीरो लगा दो। ठीक है, तो 1,20,000 हो गया। अब क्या करना है, बटे में जितना क्षेत्रफल है उसको कर देना है। तो क्षेत्रफल 100 है, अब इसको दोनों को काट दो तो बचेगा कितना, 1,200। तो यही है 1,200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर, हालांकि देखो इन्होंने शायद से ये लगा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर मिला ही नहीं होगा, 120 मिला होगा, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा है। तो ये भी एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक भी होता है। तो आप सभी को अगर हिंदी में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको फटाक से इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि प्राथमिक गतिविधियों में क्या शामिल नहीं है। आपको बताना है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें क्या शामिल नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं प्राथमिक गतिविधियों में, तो बैंकिंग एवं सेवा जो है वो तृतीय गतिविधि है, जबकि खनन, कृषि और मछली पकड़ना ये प्राथमिक गतिविधि है। तो प्राथमिक गतिविधि में क्या शामिल नहीं है, क्या कहाँ गया, बैंकिंग। बैंकिंग क्योंकि सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर क्या है, ये है तृतीय सेवा। द्वितीय सेवा आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन मिले आगे, वो मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे क्वेश्चन मिलेगा तो वो पेपर आप सॉल्व कर दोगे। तो पहला खनन ये प्राथमिक गतिविधि है, मछली पकड़ना भी प्राथमिक गतिविधि है, एंड कृषि भी प्राथमिक गतिविधि है, लेकिन जो बैंकिंग है वो प्राथमिक गतिविधि नहीं है। जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, मैं बता ही देता हूँ, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो सेकेंडरी गतिविधि होते हैं, मतलब कि जितने भी औद्योगिकी क्षेत्र होते हैं वो। शहरों में प्रवास पारंपरिक रूप से उम्र और लिंग चयनात्मक है, इसके संदर्भ में सबसे अधिक प्रवासन कौन करता है। अब देखो वेरी मोस्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर तो वैसे अगर एक बार पढ़ोगे तब भी कर सकते हो। कह रहा है कि शहरों में प्रवास पारंपरिक रूप से उम्र और लिंग चयनात्मक है, इसके संदर्भ में सबसे अधिक प्रवासन कौन करता है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो आप भी उसी के शिकार होने वाले हो, वो हो जाते हैं पुरुष। अब मैं व्याख्या कर देता हूँ। देखो, रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में मुख्य रूप से युवा पुरुष शहरों की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। तो अगर बीए अच्छे से कर लोगे, हालांकि बीए करने से चलो ठीक है, बीए अच्छे से कर लोगे तब तो सही है, कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे, अदरवाइज आप भी जो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का शिकार बन जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पुरानी ज्ञात मानव आर्थिक गतिविधि है। आपको बताना है कि सबसे जो पुरानी ज्ञात मानव आर्थिक गतिविधि है। तो देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पुरानी, तो इकट्ठा करना और शिकार करना, ये कृषि नहीं था, प्रशासन नहीं था। कृषि तो है लेकिन कृषि सबसे पुरानी थोड़ी है, सबसे पुरानी तो शिकार ही करते थे ना, उसके बाद कृषि करते थे। तो इकट्ठा करना यानी कि गैदरिंग एंड हंटिंग, ये आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि चलवासी पशुपालन से संबंधित है। आप सभी को बताना है कि चलवासी पशुपालन से संबंधित क्या है। देखो अगर क्या पौधों का पालतू बनाना, या फिर पौधों की खेती करना, या फिर जानवरों को पालतू बनाना, या फिर कृषि, आपको बताना है चलवासी। तो देखो अगर हम बात करते हैं चलवासी की, तो इस प्रक्रिया में पशुपालक अपने जानवरों के साथ चारों और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं। तो ये हो जाएगी जानवरों और पालतू को बनाना, ठीक है। ऑप्शन सी, जानवरों को पालतू बनाना, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, चलवासी मतलब कि चलते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्रीष्मकाल के दौरान मैदानी क्षेत्रों में, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्रीष्मकाल के दौरान मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों के चारागाहों की ओर, फिर सर्दियों के दौरान पर्वतीय चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको देखो, इसको कहा जाता है ट्रांस ह्यूमन्स। ये चीज़ होती है कि जब देखो मौसम के अनुसार पशुओं के साथ पहाड़ों और मैदानों के बीच प्रवास करने को ऋतु प्रवास या ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांस ह्यूमन्स मतलब कि जैसे बदलता रहता है मौसम, तो उस हिसाब से जो पहाड़, जो पक्षियाँ होती हैं या फिर जानवर होते हैं, वो भी अपना स्थान जो है वो चेंज करते रहते हैं। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन डी इसमें ये मिस हो रहा है, ठीक है। देखो हालांकि डी इसमें आंसर भी नहीं होगा, तो चलो इसको छोड़ दो। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन आप सभी को करना है, चलो करते हैं। देखो पहला कह रहा है कि शहर में लोगों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शहर में कोई कृषि करने थोड़ी जाएगा, मछली थोड़ी पाल लेगा, वो तो या तो इंडस्ट्री करेगा या तो फिर सर्विस सेक्टर में यानी कि बैंकिंग वगैरह में जाएगा, जैसे TCS हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएगा, उसमें जाएगा, द्वितीय तृतीय में जाएगा, उसके अलावा तो कहीं नहीं। ऑप्शन बी है कि गांव में अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं, बिल्कुल सही। गांव में जो रहते हैं लगभग कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं,
ठीक है, जो भी प्राथमिक उद्योग है। एंड ऑप्शन सी कह रहा है कि बस्तियों को ग्रामीण और शहरी के संदर्भ में विभेदित नहीं किया जा सकता। तो ये गलत होगा, क्यों नहीं कर सकते भाई, जब बस्तियां हैं तो उसको ग्रामीण और शहरी के संदर्भ में विभेदित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जिस बस्ती में सर्विस सेक्टर उभर गया या फिर इंडस्ट्री हो गई, वो आप सभी की द्वितीय में आ गई, तृतीय में आ गई। एंड जो बस्ती आप सभी के जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है वो आप सभी के ग्रामीण क्षेत्र में आ गए। ऑप्शन डी है कि मानव बस्ती को कोमवेश अस्थायी रूप से बसे हुए स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों सही हैं लेकिन ऑप्शन सी गलत है, तो यहाँ पर गलत ही पूछा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ पर दिया है अभिकथन। अभिकथन है कि जनसंख्या संरचना को रोकने के लिए प्रवासन एक आवश्यक तत्व है। तो कारण इसका है प्रवासन जनसंख्या और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने का एक सहज प्रयास है। तो आपको बताना है कि क्या कथन सही है, और अगर कथन सही है तो क्या आर कथन की व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं। तो देखो, अगर यहाँ पर बात करते हैं ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, यानी कि जनसंख्या संरचना को रोकने के लिए प्रवासन का एक तत्व है, बिल्कुल है। जनसंख्या संरचना प्रवासन को रोकने के लिए एक आवश्यक तत्व है, ये है क्वेश्चन। एंड कारण क्या है कि प्रवासन जनसंख्या और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने का एक सहज प्रयास भी है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस पर आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ट्रांसह्यूमन्स प्रक्रिया होती है। आप सभी को बताना है कि ट्रांसह्यूमन्स मतलब अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि मौसम के अनुसार अकॉर्डिंग टू मानसून वो अपनी जो प्लेस है वो चेंज करते रहते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गद्दी एंड भोटिया, भोटिया कहाँ की जनजाति है प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। एंड गद्दी, तो ये दोनों जो जनजाति होती हैं ये मौसम के अनुसार अपनी जो स्थान है वो चेंज करते रहते हैं, यानी कि ट्रांसह्यूमन्स प्रक्रिया होती है इन जनजातियों की। ठीक है, तो देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ। हिमालयी क्षेत्रों में गद्दी और भोटिया दोनों ही जनजातियाँ मौसम के अनुसार अपने पशुओं के साथ प्रवास करती हैं। तो अभी ये क्वेश्चन तो लीक ही हो गया, मैंने भी बोला कि ये बताइए कहाँ की है, तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया कि हिमालयी क्षेत्रों की है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अलास्का के उत्तरी क्षेत्रों में रेनडियर पालन में लगी हुई है। आप सभी को बताना है कि रेनडियर पालन में कौन सी जनजाति लगी हुई है अलास्का क्षेत्रों में। तो ये है भैया एस्किमो। ठीक है, एस्किमो जो जनजाति है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि पिसीकल्चर। देखो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। देखो पिसीकल्चर का संबंध किससे है, तो देखो कल्चर मतलब होता है कि कृषि करना यानी पालन करना, एंड पिसी मतलब मछली, तो मछली पालने की प्रक्रिया से संबंधित है। शिकार से नहीं होगा, हंटिंग होगा शिकार का, शिकार से नहीं होगा। एग्रीकल्चर नहीं, वानिकी भी नहीं, यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा मछली पालने की प्रक्रिया से पिसीकल्चर। ध्यान रखना, पिसीकल्चर मछली पालन पिसीकल्चर, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लुटेरी अर्थव्यवस्था पर अपने विचार दिए हैं। क्या है लुटेरी, यानी कि रॉबर्ट्स जो इकोनॉमी है उस पर अपने विचार किसने दिए हैं, ये दिए हैं जीन ब्रून्स। ये बा का पहले आ गया एंड ये पीछे जाने वाला था। ठीक है, तो देखो जीन ब्रून्स जो हैं ने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और विनाश को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है। किसने कहा है, ये कहा है जीन ब्रून्स ने। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, देखो ज्योग्राफी में लगभग क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटीज़ के बनते हैं वो सेम ही बनते हैं एवरी ईयर, तो सभी साल के क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं। एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना, 4-6 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, आप सभी का कल्याण हो जाएगा एंड अच्छे नंबर लाओगे आप, 90+ तो लाओगे ही लाओगे अगर बहुत डेडिकेटेड से बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो क्या एशिया में है या यूरोप में है या फिर उत्तरी अमेरिका में है या फिर दक्षिण अमेरिका में है। देखो विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है, लेकिन
यहाँ पर आप सभी को एशिया घनत्व सबसे पहले बताना है, तो देखो इसमें थोड़ा डाउट हो गया है। देखो वैसे तो एशिया होगा, लेकिन शायद यूरोप भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। इसका जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको जो है वो लाइक कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पिछले 500 वर्षों के दौरान मानव जनसंख्या में कितने गुना वृद्धि हुई है। देखो पिछली अगर बात करते हैं क्या 500 वर्षों के दौरान, तो मानव जनसंख्या में जो है वो 10 गुना, ठीक है, यहाँ पर 15 नहीं होगा, 15 गलत है, 10 गुना औद्योगिकी क्रांति और चिकित्सा में सुधार के कारण पिछले 500 वर्षों में वैश्विक जनसंख्या में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कह रहा है कि यह कथन है कि एक नस्ल एक वैध जैविक अवधारणा है, एक वैध सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है, द्वारा दिया गया है। ये किसके द्वारा कथन कहा गया है? तो देखो ये कहा गया है ए.एल. क्रोबर द्वारा, ये ए.एल. क्रोबर की कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ऐसा नहीं करना है। देखो आंसर लिखोगे तो आप सभी को डेफिनेटली आंसर याद ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी परिभाषित क्षेत्र की वहन क्षमता सबसे कम होती है। किसी परिभाषित क्षेत्र की वहन क्षमता सबसे कम होती है। तो देखो जो शिकारी संग्रह करता है उसकी जो परिवहन क्षमता होती है, परिभाषित वाहन क्षमता होती है वो शिकारी संग्रहकर्ता की कम होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ। देखो शिकार और संग्रहण के लिए एक बहुत बड़े भूभाग से केवल कुछ ही लोगों का पेट भर पाता है, क्योंकि शिकार करते हैं तो जानवर भी उतने उपलब्ध नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर ने कितने प्रकार की जातियों की पहचान की है। कितने प्रकार की जातियों की पहचान की है किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। तो देखो इन्होंने 6 प्रकार की जातियों की पहचान की है। ग्रिफिथ टेलर ने बालों की बनावट और खोपड़ी के आधार पर मानव प्रजातियों को 6 प्रकार से डिवाइड किया है। ये जो स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आप सभी याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी प्राकृतिक समूह और उसके द्वारा व्याप्त प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंध को कहा जाता है। आप सभी को क्या बताना है कि किसी सांस्कृतिक समूह और उसके द्वारा व्याप्त प्राकृतिक वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक अभिसरण नहीं होगा, सांस्कृतिक प्रसार नहीं होगा, सांस्कृतिक क्रोध भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर वातावरण भी सब आ जाता है, इकोलॉजी के अंदर सब कुछ आ जाता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय सब कुछ, तो इकोलॉजी शब्द यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर चुनिए। तो आपको कथन पर विचार करना है और गलत उत्तर बताना है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भाषा एक सांस्कृतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी है भाषा एक भाषा संचार का एक साधन है। अच्छा, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, भाषा क्या ये लिखा है, फिजिकल यानी कि भौतिक भूगोल का एक भाग है। एंड ऑप्शन डी है भाषा सामाजिक क्षेत्रों की परिसीमन करने का एक उपयोगी है। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भाषा भौतिक भूगोल का एक विभाग है, ठीक है, यानी कि भाग है, तो लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि विश्व सामाजिक भूगोल के प्रमुख घटक हैं। आपको बताना है विश्व सामाजिक भूगोल के प्रमुख घटक क्या हैं। तो देखो भाषा है, धर्म है, जनजाति है, उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, यहाँ पर सब कुछ सही है। ठीक है, भाषा भी है एंड धर्म भी है, जनजाति भी है, तो उपरोक्त तो सभी ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आप सभी को बताना है भूगोल की कौन सी शाखा है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। जनसंख्या भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल ये भी शामिल है, सामाजिक भूगोल यानी कि सोशल ज्योग्राफी ये भी है, भौतिक भूगोल अभी मैंने बताया किससे संबंधित है, कहाँ गया भौतिक भूगोल, अभी मैंने बताया जस्ट कि ये भाषा यानी कि लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये यहाँ पर आप सभी का भौतिक भूगोल जो है वो यहाँ पर मानव ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द का विकास किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कि कल्चरल जो लैंडस्केप है
उस शब्द का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो देखो ये किया गया था C.O. सावर द्वारा, ठीक है। तो कार्ल सावर ने ही सबसे पहले सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कि कल्चरल लैंडस्केप की संकल्पना को भूगोल में स्थापित किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? C.O. सावर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आप सभी को बताना है कि मानव भूगोल का उपागम इसमें से कौन सा नहीं है। तो पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत, या फिर स्थानीय विश्लेषण का दृष्टिकोण, या फिर पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, या फिर मानव कल्याण दृष्टिकोण। अगर बात करते हैं यहाँ पर मानव भूगोल का, तो जो पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत है वो मानव भूगोल का नहीं है। देखो यह मानव भूगोल और पर्यावरण के बीच का एक सिद्धांत है, ना कि मानव भूगोल का कोई मुख्य दृष्टिकोण है, ठीक है। उपागम होता है अप्रोचेस, तो कोई ये मुख्य अप्रोच नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में नहीं है? आप सभी को बताना है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर मनुष्य पर्यावरण संबंध सही है, सॉरी इसको बैक करो, ये भी सही है। मानव बस्ती भी सही होगी क्योंकि ह्यूमन भूगोल के ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा है। आदिम अर्थव्यवस्था, अभी मैंने प्रीमिटिव इकोनॉमिक्स बताया था आप सभी को थोड़ी देर पहले। भू आकृति का निर्माण ये नहीं होगा, ठीक है। तो भू आकृति का निर्माण किसमें होगा? ये होगा भौतिक यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन्वायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन के लेखक कौन है? ये है बुक क्या? इन्वायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन। तो इसके लेखक आप सभी को बताना है। तो इसके लेखक जो हैं जी टेलर हैं, ठीक है। जी मतलब ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसमें पर्यावरण और मानव प्रवासन का वर्णन है। जी टेलर, ठीक है। जी मतलब ग्रिफिथ, ग्रिफिथ टेलर इनका पूरा नाम होगा। आपको बताना है नस्ल एक अवधारणा है। नस्ल डैश डैश की अवधारणा है। तो चलो देखते हैं किसकी अवधारणा है। क्या जैविक की अवधारणा है, या फिर शारीरिक अवधारणा है, या फिर भौतिक अवधारणा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये तो नहीं होगा। फिजिकल नस्ल भी फिजिकल जो रे है वो फिजिकल ज्योग्राफी तो नहीं है, ठीक है। शारीरिक भी नहीं है, ये एक है जैविक यानी कि बायोलॉजिकल। जो नस्ल होती है वो बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। मानव प्रजाति जो होती है लोगों के आनुवांशिक और शारीरिक लक्षणों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि फार्म स्टेड या फिर होम स्टेड निम्नलिखित में से किस देश की विशेषता है? तो देखो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की। यूएसए में बड़े कृषि फर्मों के बीच बने किसानों के आवास को फार्म स्टेड कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि थारुओं में विवाह की रस्म को कहा जाता है। आपको बताना है थारुओं में विवाह की रस्मों को क्या कहा जाता है? तो अपना पराया कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप बताइए कमेंट बॉक्स में बताना कि प्लीज़ एक्सप्लेनेशन करूं कि केवल मैं क्वेश्चन आंसर बताऊं। जैसे अगर आपको चाहिए, जैसे मैं इसमें बता देता हूं। देखो संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र है उड़ीसा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्या मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दूं कि और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके अतिरिक्त, या फिर बस मैं ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर करते हुए चले जाऊं? प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। तो देखो अगर बात करते हैं संथाल की, तो संथाल मुख्य रूप से भारत के पूर्वी हिस्सों जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में निवास करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है उत्तर प्रदेश मान लीजिए, तो ये बिहार हो गया, ठीक है। ये मध्य प्रदेश हो गया यहाँ से, है ना। यहाँ पर आप सभी को झारखंड देखने को मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, उड़ीसा, एंड यहाँ पर आप सभी को पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब एकदम सटा हुआ जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, और झारखंड है वो बिहार से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, एंड उड़ीसा जो है वो झारखंड से सटा हुआ है एंड पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो प्लीज़ बताना कि क्या मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँ या फिर केवल और केवल ऐसे बताते हुए चले जाऊँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 है कि आदिम निर्वाह कृषि, फिर से वही आ गया। आप सभी को बताना है कि जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है और सब्सटेंस मतलब कि निर्वाह कृषि, जो आदिम जो थी यानी कि प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता था? तो चलवासी नहीं होगा, यहाँ पर इन्होंने चलवासी लगा दिया है, वो होगा स्थानांतरित कृषि, ठीक है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में झूम या फिर स्लेश एंड बर्न यानी कि स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल वेत्ता मानव जाति के अध्ययन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो जियोग्राफर है जो मानव जाति के अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो वो है डेविस।
डेविस जो हैं वो एक भौतिक भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, वो एक क्या है, वो एक फिजिकल ज्योग्राफर हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आप सभी को बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखो अगर बात करते हैं नियतिवादी, तो नियतवादी जो है वो जर्मनी की बिल्कुल सही है। संभववाद जो है पॉसिबिलिज्म ये फ्रांस का है, ठीक है। नवनियतवादी ये नहीं होगा क्योंकि नवनियतवादी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो क्योंकि ये किसकी है, ये जी टेलर यानी कि ग्रिफिथ टेलर का है नवनियतवाद है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जो ये प्रसंभवाद जो है ये भी फ्रांस का यानी कि प्रो बिहेवियरिज्म ये भी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, अमेरिका का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिवाली को शोक का त्यौहार वो मनाती है, वो खुशी से नहीं मनाती है। तो देखो इसका पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर रहने वाली जो थारू जनजाति है वो दीपावली को अपने पूर्वजों के शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाली सीमा पर पड़ती है। अब उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे हुए जो स्टेट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 36, एक ही वातावरण अलग अलग जीवन शैली और सांस्कृतिक वाले लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित है। तो यह है संभववाद से संबंधित है, ठीक है। संभववाद मानता है कि मनुष्य अपनी सांस्कृतिक और तकनीकी के अनुसार पर्यावरण का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इष्टतम जो जनसंख्या सिद्धांत है वो एडविन कैनन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र विरल आबादी वाले हैं, क्योंकि आपको बताना है ध्रुवीय क्षेत्र विरल आबादी वाले क्यों हैं। क्योंकि देखो अगर बात करें कम तापमान के कारण वृद्धि का मौसम बहुत छोटा होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो दिन होती है वो लगभग 6 महीना बोला जाता है, हालांकि उससे कम ही होती है, वो तो 6 महीना बहुत रेयर है। तो लगभग 5 महीना के आसपास आप सभी के दिन होता है, फिर उसके बाद रात होती है, ठीक है। तो मतलब बहुत कम वहाँ पर मानसून परिवर्तन होता है। तो अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ खेती और जीवन जो यापन है वो बहुत कठिन है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर, खनिज तो हैं, खनिज हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब कृषि ही नहीं कर सकते हैं तो जीवन यापन भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति के प्रकारों से संबंधित है। तो देखो अगर बात करते हैं संस्कृति के प्रकार से तो ये हो जाएगा आप सभी के भौतिक और गैर भौतिक संस्कृत, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि संस्कृत की स्थानिक विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो देखो अगर बात करते हैं संस्कृति की स्थानिक विविधता का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल से या फिर जनसांख्यिकी भूगोल से या फिर सांस्कृतिक भूगोल से या फिर सामाजिक भूगोल से। तो सांस्कृतिक भूगोल से, क्योंकि संस्कृत पूछा है तो संस्कृत हमारा कल्चर है उसी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, कल्चरल ज्योग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भूगोलवेत्ता की दृष्टि से पर्यावरण का अर्थ है। आपको बताना है भूगोलवेत्ता यानी कि जो जियोग्राफर्स हैं उनकी दृष्टि से पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ है परिवेश की समग्रता, ठीक है। पर्यावरण में हमारे चारों ओर की सभी प्राकृतिक और मानवीय चीज़ों की समग्रता शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 42 सही कथन आपको बताना है। तो देखो चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं तभी तो पता चलेगा। देखो फर्स्ट है मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, ठीक है। ऑप्शन सी है मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो ये तो सही है। अब पूछा है क्या सही कथन चुनना है, तो सही कथन तो एक ही है, पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, ये भी सही है। मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है, ये भी सही है। लेकिन
अगर यहाँ पर उपयुक्त तो सभी होता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल सही पूछा है, तो सही ये है कि मनुष्य और पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक ही लाइन में सही होगा तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, जनसंख्या का उच्च घनत्व पाए जाने की संभावना है। जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो कहाँ पर पाए जाने की संभावना है? भूमध्य रेखीय वर्षा क्षेत्र में, या फिर मानसून क्षेत्र में, या फिर टैगा क्षेत्र में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो मानसून क्षेत्र जाहिर सी बात है जहाँ पर मानसून रीजन होगा, जैसे कि अपना जो भारत है वो किस प्रकार का है, वो एक मानसून क्षेत्र है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा। आपको पता ही होगा कि अभी चीन से भी हम आगे निकल चुके हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ मानसून रीजन है हमारा। तो हमारे यहाँ मौसम तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, खेती भी होती है। इस बार शायद से अभी लेटेस्ट डाटा आपको नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। तो गेहूं उत्पादन में भारत जो है वो चाइना को भी पार कर चुका है, गेहूं में अभी नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है। 44 है, मंगोलाइट कहलाते हैं। मंगोलाइट जो है वो पीले लोगों को मंगोलाइट कहते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत लोग लाल समझ जाएंगे, लाल नहीं होगा, मंगोलाइट पीले लोगों को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो त्वचा होती है उसमें पीलापन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है कि जिस क्षेत्र में क्षेत्रों के संसाधनों का अपने लाभ के लिए पूरा उपयोग करने के लिए पर्याप्त लोग हों, उसे क्या कहा जाता है? उसे इष्टतम जनसंख्या कहा जाता है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, इष्टतम पॉपुलेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सांस्कृतिक क्षेत्र की विशेषता है। आप सभी को बताना है सांस्कृतिक क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो देखो एक जो सांस्कृतिक क्षेत्र की पहचान वहाँ के लोगों की समान जीवन शैली होती है। ठीक है। तो क्या असमान जनसंख्या क्षेत्र? नहीं। आश्रित जनसंख्या? नहीं। मुख्यतः एक समान संस्कृति जो होती है। ठीक है। कल्चरल रीजन जो होता है वो एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। देखो मैं भी समझ रहा हूँ, आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप भी बोर ही होंगे। मैं सोच रहा हूँ फटाफट से इसका आंसर बताता चलूँ, क्वेश्चन पढ़ता चलूँ, आंसर बताता चलूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें एंड एग्जाम में भी आंसर सही कर सकें। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो मानव भूगोल के संस्थापक थे रैटजेल थे। ठीक है, रैटजेल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पारंपरिक बस्तियों को डैश डैश के नाम से जाना जाता था। तो पारंपरिक जो बस्तियां थीं उनको जाना जाता था कम्पुंग। देखो कम्पुंग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कम्पुंग। ठीक है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे कि विशेषकर जो भी मलेशिया और इंडोनेशिया जो है में पारंपरिक ग्रामीण बस्तियों को कम्पुंग कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण, जैसे ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, मान के चलो कैसे बना है इसको, अभी इतना जल्दी तो बन नहीं पाएगा। ठीक है। मान के चलो ये अपना जैसे भारत है, ठीक है, ये अपना भारत है। तो यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी कि ये दक्षिण हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ के जो बस्तियाँ होती हैं इनको कम्पुंग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जनजाति नहीं है? तो भारतीय जनजाति जो है एस्किमोस जो है वो भारतीय जनजाति नहीं है, यह आर्कटिक जनजाति है, भारत की नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य एक बड़े शहर के यातायात नियंत्रक के समान है जो गति बदलता है, प्रकृति की दिशा नहीं। तो देखो ये किसका कथन है? ये संबंधित है भैया रुको और जाओ नियतिवादी से। ठीक है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म से संबंधित है, नियतिवादी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड यकीन मानिए क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों को भी बता दीजिए इस चैनल के बारे में। एंड नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का टॉपिक आपको चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो, बस आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि नियतिवादी के संस्थापक कौन है? डिटर्मिनिज्म के संस्थापक आपको बताना है कौन है। देखो अगर बात करते हैं नियतिवादी की तो ये है फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है। फ्रेडरिक रैटजेल जो है इनको नियतिवाद का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति से संबंधित नहीं है? आप सभी को बताना है जो कल्चर से संबंधित नहीं है वो है प्रजाति। धर्म भी है, भाषा भी है, उपरोक्त तो सभी कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्म जो है वो संस्कृति से संबंधित है, धर्म भी है, भाषा भी है, लेकिन प्रजाति जो है, रेस जो होती है वो नहीं है। तो रेस जो है वो जैविक अवधारणा है, वो बायोलॉजिकल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था।
क्वेश्चन नंबर 53 है, कांगो बेसिन के पिग्मी अपने घर बनाते हैं। जो कांगो बेसिन के पिग्मी होते हैं वो अपने घर कहाँ बनाते हैं? तो देखो, पहाड़ी पर बनाते हैं? नहीं। वनों पे नहीं, पठारों पर नहीं, पेड़ों पर बनाते हैं। वो अपने घर पेड़ों पर बनाते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग जंगली जानवरों और नमी से बचने के लिए अक्सर पेड़ों पर या पेड़ों की शाखाओं की मदद से झोपड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ों पर कांगो बेसिन के पिग्मी लोग पेड़ों पर। कांगो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अफ्रीका में है? अफ्रीका के किस क्षेत्र में है ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र है? मानव भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र आप सभी को बताना है। तो मानव जातियाँ ये है ह्यूमन रेसेस। ठीक है, ह्यूमन रेसेस हैं क्योंकि बायोलॉजिकल है, ह्यूमन से संबंधित है। आपको बताना है समाजों का स्थानिक विवरण, ये भी है। मनुष्य पर्यावरण संबंध यानी कि मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, ये भी है। उपयुक्त सभी यानी कि जब 3 सही हो गया तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण संबंधित मानव क्रिया को नियंत्रित करता है। देखो, पर्यावरण संबंधित मानव क्रिया को नियंत्रित करता है किस प्रकार की? डिटर्मिनिज्म यानी कि नियतिवाद। तो नियतिवाद यह मानता है कि प्राकृतिक पर्यावरण ही मनुष्य की गतिविधियों और जीवन शैली को तय और नियंत्रित करता है। नियतिवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है इनमें से एक जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पर जो हैं हंटिंगटन, ये मानव भूगोल के सिद्धांत से संबंधित हैं। सैंपल, ये भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव से संबंधित हैं। बिडाल डीला ब्लास, देखो बिडाल डीला ब्लास जो है वो अरकुंडे, जिनको कहा, ये अरकुंडे पुस्तक कार्ल रिटर ने लिखी थी, बिडाल डीला ब्लास ने नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अरकुंडे जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है कार्ल रिटर ने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड अभी ये मैंने बताया था जस्ट ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये सब सही है। ऑप्शन जो सी है बिडाल डीला ब्लास, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अरकुंडे पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल रिटर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सांस्कृतिक का हिस्सा है? आपको बताना है कि कौन सा जो है वो भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। तो देखो, मकान ठीक है, गांव ठीक है, तो दोनों है, ए और बी दोनों है, मकान भी है एंड गांव भी है। क्वेश्चन नंबर 58, वह माध्यम जिसके माध्यम से विचारों का संचार होता है जो सांस्कृतिक एकरूपता के विकास में सहायता करता है। आपको बताना है वह माध्यम जिसके माध्यम से विचारों का संचार होता है जो सांस्कृतिक एकरूपता के विकास से सहायता करता है। तो ये हो जाएगा भाषा। धर्म नहीं होगा, धर्म कहाँ से होगा भाई? जैसे अगर किसी को कुछ बताना है तो भाषा ही तो बता सकती है, धर्म थोड़ी बता सकता है, जाति थोड़ी बता सकता है, कला भी अलग हो सकता है, लेकिन एक जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा भाषा, क्योंकि आप बोलकर ही किसी को एक अच्छा विचार आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब उससे बात करके ही। तो भाषा हो जो ये है वो सांस्कृतिक पहचान बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 59 या फिर हिंदी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख धर्म है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम या फिर सिख? तो देखो, अगर प्रमुख धर्म की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पर ये प्रमुख शब्द डोमिनेंट, ठीक डोमिनेंट रिलीजन तो हिंदू होगा। देखो, प्रमुख धर्म यहाँ पर इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए था। क्वेश्चन भी थोड़ा जैसे इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग में जैसे डोमिनेट मतलब होता है जो सबसे ऊपर है भारत में, तो वो हिंदू धर्म है। ठीक है, ये सब क्या है? ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख, ये सब माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक आयोग जो 1992 में बना था तो उसमें ये सब हैं। ठीक है, और एंड ईसाई धर्म, इस्लाम एंड सिख एंड जैन को 2014 में जोड़ा गया था, वो भी अभी अल्पसंख्यक ही हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 60 है, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख धर्म क्या है? आप सभी को बताना है दक्षिण पूर्व एशिया का। देखो, भारत का धर्म क्या था? बुद्धिज़्म, लेकिन बुद्धिज़्म भारत में माइनॉरिटी बन के रह गया है, जबकि थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया जैसे अधिकांश दक्षिण पूर्व एशियाई में बौद्ध धर्म प्रमुख है। तो बौद्ध धर्म यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, अभी 39 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास स्थान टुंड्रा प्रदेश से संबंधित? अभी शायद दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
एस्किमो, ये इसका सही हो जाएगा आंसर, टुंड्रा क्षेत्रों में। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? देखो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये, एंड लगभग सेम क्वेश्चन पेपर इसमें रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तक का घटक है? तो जनसंख्या जो परिवर्तक है उसका गठन पॉपुलेशन चेंज का कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है, वो बताना है आप सभी को। देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं जन्म दर, बर्थ रेट ये भी है, डेथ रेट ये भी है, माइग्रेशन भी है। माइग्रेशन मतलब होता है जैसे भारत से अमेरिका चले गए, भारत से यूरोप चले गए, भारत से रसिया चले गए, ठीक है, यूक्रेन चले गए, या फिर स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो ये प्रवासन होता है। एंड मृत्यु दर भी है, डेथ रेट कि मतलब कितने लोग मर रहे हैं, एंड जन्म दर यानी कि बर्थ रेट भी कितने लोग जन्म ले रहे हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन में तीनों घटक हैं, तो यानी कि उपयुक्त तो सभी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन का एक प्रेरक कारक है? तो आप सभी को बताना है प्रवासन का तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन का एक प्रेरक कारक है? बेहतर नौकरी के अवसरों की उपलब्धता, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका प्रवास पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सकारात्मक का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, ये आपको बताना है। बेरोजगारी कम हुई तो इस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इस पर तो प्रभाव पड़ता है। बेहतर आर्थिक विकास, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। एंड ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का नुकसान, प्रवास से सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, हाँ ये है, ठीक है। उच्च शिक्षा के अवसर, ये भी इस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये आप सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। आप सभी को बताना है कि जो कम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। सघन जो बस्तियां हैं, देखो मरुस्थल में थोड़ी पाई जाएंगी। थार में जाके देखोगे तो केवल रेत आपको दिखेगी, ठीक है, चाय उबाल लेना, पी के चले आना। पठारों पर, यहाँ पर भी नहीं, पठारों पर क्या ही करने जाओगे। अरावली को तो काटने के लिए अभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी जारी कर दिया था, हालांकि उसको फिर से वापस ले लिया है, मतलब रोक दिया है। देखो गंगा के मैदानों पर आप में से ज़्यादातर लोग गंगा के क्षेत्रों पर, मैदानों पर ही बसे होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो वहीं पर बसे होंगे, ठीक है। तो उपजाऊ मिट्टी और पानी की आसान उपलब्धता के कारण मैदानी इलाकों के घर बहुत पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है यार। साल में 2-2, 3-3 फसल उगा लेते हैं हम लोग, धान भी उगा लेते हैं, गेहूँ भी उगा लेते हैं, इसके बीच में कुछ और भी 2-3 महीने का टाइम मिलता है तो वो भी उगा ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या उसके संसाधनों के विकास से कम होती है तो यह स्थिति कहलाती है अल्प जनसंख्या, ठीक है। संसाधनों की तुलना में आबादी का कम होना अल्प जनसंख्या कहलाती है, ये ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है कि वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। वृद्धि जनसंख्या दर सबसे अधिक किसकी है? तो यह है अफ्रीका की। भैया अफ्रीका अभी इस समय हाईएस्ट ग्रोथ रेट पर चल रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम व्यवसाय से संबंधित है? आप सभी को बताना है प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन से संबंधित है। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। तो देखो शिकार भी, मछली पकड़ना भी, भोजन एकत्र करना भी, उपयुक्त सभी। देखो प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव से संबंधित, ऑक्यूपेशन वगैरह छोड़ो, प्रिमिटिव यानी कि आदिम से संबंधित लगभग ये चौथा क्वेश्चन मेरे ख्याल से है, 3 या 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एंड सेम क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, शिकार भी होगा, मछली पकड़ना भी होगा, भोजन एकत्र करना होगा, मतलब कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है उससे पहले की भी बात है, क्योंकि मछली पकड़ना, मछली पालते नहीं थे, बस पकड़ते थे, जैसे कहीं हो गई तो बस, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि शिकार करना किस आदिम जनजाति का व्यवसाय है? आपको बताना है कि जो शिकार करने के लिए हंटिंग, वो किस प्रिमिटिव आप सभी को जनजाति यानी कि ट्राइब का व्यवसाय ऑक्यूपेशन है। तो देखो अगर बात करते हैं यहाँ पर शिकार करना, तो ये किससे संबंधित है? कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन कहाँ के हैं? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये क्या करते हैं? ये तीर और कमान से यानी कि धनुष और बाण से शिकार करते हैं, ठीक है, अपना भरण पोषण करते हैं। कौन? बुशमैन। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन, ठीक है। किससे? धनुष तीर से, जैसे आप बचपन में रामलीला खेलते होंगे ना, उस तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 70, डोगर बैंक और ग्रैंड बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? डोगर बैंक और ग्रैंड बैंक किससे संबंधित है? ये संबंधित है मछली पकड़ना से, फिशिंग से। फिशिंग मतलब होता है क्या? मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 71, अध्ययन की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों से संबंधित है? आपको बताना है कि अध्ययन की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मनुष्य और पर्यावरण के बीच, यानी कि मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप से संबंधित है। तो देखो, अगर बात करते हैं मानव ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ये इससे संबंधित है। ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट्स क्या क्या हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैंने कितनी बार इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित है? आपको बताना है। तो देखो, संभववाद जो है, संभववाद यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पॉसिबिलिज्म जो है वो फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित है। विडाल डी ला ब्लास जैसे फ्रांसीसी भूगोलविद्ता जो हैं वो संभववाद की विचारधारा से संबंधित है। विडाल डी ला ब्लास, ये ध्यान रखना। 4 शब्द हैं, विडाल, ध्यान से सुनो, विडाल डी ला ब्लास, ये क्या है? ये एक ज्योग्राफर हैं, यानी कि भूगोलविद्ता हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो विश्व जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने का कारण क्या है? कृषि योग्य भूमि और पानी की उपलब्धता सही है, स्थान की अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी, अभिगम्यता मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी, कितना स्थान है, तो ए और बी दोनों है, ठीक है। जितना स्थान होगा एंड कृषि योग्य भूमि होगी, जनसंख्या उतना ही ज़्यादा होगा, एंड जितना ये दोनों कम होंगे उतनी जनसंख्या कम होगी, जाहिर सी बात है, वेरी सिंपल थिंग। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के एक महत्वपूर्ण दूरी पर निवास का स्थायी या अर्ध अस्थायी परिवर्तन क्या है? तो देखो, अस्थायी और अर्ध अस्थायी परिवर्तन प्रवासन है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप बाहर जाते हो, अभी यहाँ तो यूपी और बिहार के लगभग, जो यूपी बिहार के नहीं, बेसिकली यूपी के, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने इजराइल में वीज़ा पास के लिए मदद प्रोवाइड कराई थी, तो बहुत लोग इजराइल गए थे वर्क करने के लिए। तो अगर आप इजराइल जा रहे हो तो क्या परमानेंट वहाँ बसने के लिए थोड़ी जा रहे हो, वहाँ झोपड़ी थोड़ी खरीदोगे जाके, वहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़ी दिन के लिए रहोगे फिर वापस चले जाओगे। तो इसी को अर्ध अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, माइग्रेशन को, ठीक है। माइग्रेशन मतलब आप गए फिर वापस आ जाएंगे, किसी आजीविका कमाने के लिए बाहर गए, फिर उसके बाद आप वापस आ जाते हैं, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व जनसंख्या के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य क्या है? तो देखो, समान वितरण नहीं, विश्व जनसंख्या समान वितरण थोड़ी है, सब जगह सब कुछ समान थोड़ी है कि 2 लोग यहीं हैं तो इतने ही क्षेत्र में 2 लोग वहाँ पर भी हैं, ऐसा नहीं है। अफ्रीका में अभी मान के चलो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम है क्योंकि मरुस्थल ज़्यादा है, एंड भारत में ज़्यादा है, तो समान थोड़ी होगा। विरल रूप से वितरित ये भी नहीं कर सकते हम, विरल रूप से नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा भी है, तो असमान वितरण है, यानी कि नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर तो हो जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि असमान वितरण। अगर इसका स्टेटमेंट चाहिए मैं अच्छे से फिर से पढ़ देता हूँ। देखो, पृथ्वी के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भीड़ है जबकि कुछ विशाल हिस्सों में पूरी तरह खाली है, यही एक समान वितरण है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी बहुत अच्छे से बता दिया था। देखो, क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रतिशत में व्यक्ति जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। प्रतिशत में व्यक्ति जनसंख्या परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या की वृद्धि दर। अभी इसके पहले क्वेश्चन शायद से आया था जिसमें 1 लाख है ना 20,000 था, तो इसको मैंने दिखाया था ऐसे ही कुछ इस तरीके से, यानी कि 1200 लोग प्रति 1 किलोमीटर पर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज का और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है? ये किसका कथन है? ये रैट जल का। भैया यार एक काम करना, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा ह्यूमन ज्योग्राफी का, अगर आप बोलोगे तो देखो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं रैट जल के एंड विडाल डी ला ब्लास के, क्योंकि यही 2-3 हैं, और हंटिंगटन के, इनके भी। तो देखो ये जो 2-3 हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा, एंड यकीन मानिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 10-15 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर तीनों का करा देंगे 10-15 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। रेड जेल के लगभग ये मेरे ख्याल से 5वां या 6वां नंबर का क्वेश्चन होगा इनसे संबंधित।
क्वेश्चन नंबर 78 है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र कहाँ पर है। देखो अभी मैं बता दूं, जितने लोग अयोध्या से होंगे तो अयोध्या भी अभी शायद से नगर निगम नगर पालिका ही है मेरे ख्याल से। कुछ क्षेत्र भले ही नगर निगम हो लेकिन ज़्यादातर नगर पालिका है। यहाँ पर कह रहा है कि नगरीय क्षेत्र कौन से हैं, तो पंचायती जहाँ पर नहीं है नगर निकाय है बेसिकली। तो देखो जापान नहीं है, जापान इतना डेवलप होने के बाद भी अभी पूरा नगरीय नहीं है। चीन भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है। सिंगापुर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100% आबादी जो है वो शहर में रहती है, मतलब गांव है ही नहीं। टोटल जो आबादी है, जैसे अभी क्या है अपने यहाँ, एक तो क्या है पंचायत है, दूसरी है नगर निकाय। तो पंचायत में क्या होती है, पंचायत है, पंचायत समिति है, फिर जिला पंचायत है, जिला पंचायत का इलेक्शन होता होगा, आपको मालूम होगा। तो ग्राम पंचायत जो होती है वहाँ पर प्रधान होता है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला पंचायत होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर नगर में आ जाते हैं तो नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है। ठीक है, तो लगभग 3 उसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं। ठीक है, तो पहले तो अभी जैसे ज़्यादातर लोग अभी भारत में गांव में ही हैं, तो गांव से आप बढ़ोगे तो कहाँ पर जाओगे, सबसे पहले फिर नगर पंचायत में जाओगे। नगर पंचायत जैसे कुछ जो ब्लॉक होते हैं उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है, बहुत लोग के यहाँ हो भी गया होगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्ती की विशेषता नहीं है। तो देखो ग्रामीण बस्ती की विशेषता कि प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोग, ये तो सही है। एक, इसका जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है, चलो ठीक है ये भी सही है। कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत, ये भी सही है। गैर कृषि गतिविधियों के लोग, अरे भाई ग्रामीण बस्ती में कृषि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री थोड़ी लगाएंगे, कृषि ही तो करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा गलत नहीं है। देखो इन्होंने बहुत सिली मिस्टेक कर दिया है, शायद से इन्होंने क्या ही किया होगा, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती की विशेषता नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, कौन सी विशेषता नहीं है। तो गैर कृषि गतिविधियों में लगे लोग, यार भाई गांव में हो तो कृषि करोगे ही, प्राथमिक उपभोक्ता आप बनोगे ही, प्राथमिक जो उपभोक्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों के रेखीय पैटर्न पाए जाते हैं। ग्रामीण बस्तियों के रेखीय पैटर्न जैसे कि रेलवे, नदी और सड़क के किनारे में। ठीक है, मतलब रेल पटरी गई, सड़क गई, उसके साइड में ऐसे ऐसे बस्ती बसी रहती है। ठीक है, रामपुर। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहे कि भाषा का संबंध है। आप सभी को बताना है कि भाषा का संबंध किससे है। देखो भाषा का संबंध अगर बात करते हैं, सामाजिकरण से भी है, विचारकों से भी है, संस्कृत तत्वों से भी है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। देखो भैया अभी इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया, जितने भी यार मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लेना। अभी इसके पहले मैंने इंग्लिश का जिक्र किया था, वो भी आ गया। देखो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टेट्स में बोली जाती है, नेटिव प्लस लगभग जितने भी देश हैं वहाँ पर ये अंग्रेजी बोली ही जाती है, मतलब मेन लैंग्वेज की, क्योंकि एक प्रोमिटिव लैंग्वेज बन चुकी है ना भाई। इंग्लिश के बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता है, आपको इंटरनेट यूज़ करना इंग्लिश आनी चाहिए। ये जो चीनी है ये भी नहीं है, हालांकि आती है ये, लेकिन ये है नहीं। स्पेनिश ये भी नहीं है, हिंदी ये भी नहीं है। सबसे नंबर 1 पे तो अंग्रेजी ही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म उत्तम, ये क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग में विश्वास रखता है। ठीक है, तो उत्तम अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास रखने वाला जो धर्म है वो कौन सा है, वो बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म ने दुखों से मुक्त पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 84, वह बस्ती जिसमें अधिकांश लोग द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियों में संलग्न होते हैं वो है शहरी बस्ती। ग्रामीण बस्ती में तो प्रथम, एंड गांव में भी प्रथम ही होता है, द्वितीय तो बहुत कम गांव है ऐसे जहां पर इंडस्ट्री होगी। तो गांव में भी हालांकि हो सकता है बट बहुत कम चांसेस हैं। प्राथमिक द्वितीयक तक चलाऊँ है लेकिन बहुत कम चांस हैं, ज़्यादातर प्राथमिक ही होता है। शहर में लोग खेती नहीं करते बल्कि उद्योग, व्यापार और सेवाओं जैसे क्षेत्र में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, मलेशिया की जनजाति को क्या कहा जाता है। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत से संबंधित, भारत के आसपास से संबंधित देश हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको पिग्मी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी पिग्मी इन्होंने लगा दिया, मैंने यार क्या ही बताऊं, ये मैंने देखो ये मिस्टेक होता है, ये इन्होंने पिग्मी लगाया, मैंने भी पिग्मी बोल दिया। देखो जो सेमांग जनजाति है वो मुख्य रूप से मलेशिया प्रायद्वीप के जंगलों में पाई जाती है, सेमांग सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है,
वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव किस रूप में प्रकट हो रहा है? तो देखो, अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। जलवायु, ये फिर इन्होंने गलत कर दिया, ये दोनों सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कह रहा है कि फालू का कपड़ा कौन पहनता है? फालू का कपड़ा कौन पहनता है? देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पर फालू का कपड़ा कौन पहनता है, तो यह भील जनजाति। भील नामक पारंपरिक पहनावा मुख्य रूप से भील जनजाति के महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कौन सा? फालू कपड़ा, भील जनजाति। फिर से एस्किमो से लगभग ये 6वां 7वां क्वेश्चन है। कुछ चीज़ याद रखना, एस्किमो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये किस लिए फेमस है? क्योंकि ये कच्चा मांस खाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ बर्फीले क्षेत्रों में कच्चा मांस खाने वाले लोगों का होता है। चलो 89 है, सर्दियों के मौसम में सील का शिकार किस जनजाति की प्रमुख गतिविधियां हैं? कौन सी जनजाति हैं जो सर्दियों में सील का शिकार करती हैं? यह है एस्किमो, ठीक है। एस्किमो से फिर क्वेश्चन आ गया, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा है कि खिरगिज के तंबू को स्थानीय रूप से जाना जाता है। आपको बताना है जो खिरगिज के तंबू हैं उनको स्थानीय रूप से क्या जाना जाता है? उनको यूर्ट, ठीक है, यूर्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया में खानाबदोश खिरगिज जनजातियां जानवरों की खाल से जो गोल तंबू बनाती हैं उसी को यूर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती पैटर्न भारत की भील जनजातियों से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सी बस्ती पैटर्न है जो भारत की भील जनजातियों से संबंधित है। देखो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भील जनजातियों से संबंधित बिखरा हुआ, ठीक है, ये रैखिक नहीं होगा, बिखरा हुआ होगा। भील जनजाति एक दूसरे के घर से काफ़ी दूर पर पहाड़ियों पर छितरे बितरे रहते हैं या एकत्र तो नहीं रह पाते हैं, तो बिखरा हुआ, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर से नोट बता देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं, तो जहाँ पर भी सही का टिक लगा होगा ये आपको मत मानना, जो मैं सही बता रहा हूँ वही क्वेश्चन सही है एंड वो 100% सही ही है, ठीक है। ये जो पहले से टिक लगा इसको इग्नोर करिए। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत की सबसे बड़ी द्रविड़ भाषी जनजाति में से एक है? आपको बताना है कि मध्य भारत की सबसे बड़ी द्रविड़ भाषी जनजाति में से एक है। तो देखो, ये है गोंड जनजाति, ठीक है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इनकी गोंडी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। देखो, भारत में दो है, एक भारोपीय है, एक द्रविड़। भारोपीय में कौन कौन सी आती हैं? जैसे हो गया आप सभी के गुजराती हो गए, ठीक है, मराठी हो गए, एंड जो आप सभी के जैसे हिंदी हो गए, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं अपने नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ में क्या है? भारोपीय एंड देवनागरी जिसको बोलते हैं, भारोपीय बेसिकली, ठीक है। एंड जो इसके नीचे की होती हैं वो द्रविड़ भाषियाँ होते हैं, द्रविड़ भाषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऊपर कहे जा रहा भाई, नीचे आ जा। क्वेश्चन नंबर 93, पारंपरिक प्रकार की कृषि स्लैश एंड बर्न झूम खेती सबसे प्रचलित है। फिर से आ गई झूम खेती। झूम खेती याद रख लेना भैया, झूम खेती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैदानी क्षेत्रों में नहीं आप झूम खेती करते हो, आप बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बदलते हो नहीं भाई, हमारी तो एक फिक्स खेती है, हम उसी में करते हैं, 3-4 फसल उगा लेते हैं पूरी साल में। पठारी क्षेत्रों में भी नहीं, घने जंगलों वाले पहाड़ियों और ढलानों पर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे स्लाइडिंग हो गई तो फिर हम चेंज कर देते हैं खेती, ठीक है, इस तरीके से। तो जंगलों को काटकर और जलाकर खेती की यह पद्धति मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों पर अपनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, किस जनजाति में मवेशी उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक और गौरव के स्रोत के रूप में काम करते हैं? तो ये जो करते हैं वो मसाई हैं, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोग के लिए गाय मवेशी ही उनके धन, सम्मान और जीवन का आधार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगीन परिधान पसंद करती है जिसमें पुरुष अक्सर लाल सुख यानी कि कपड़े का आवरण पहनते हैं? ये कौन सी है? ये है भैया जनजाति आप सभी की मसाई जनजाति, ठीक है। तो मसाई जनजाति इसमें नहीं है, हाँ है तो मसाई जनजाति, ठीक है। मसाई लोग लाल रंग का एक खास सूती कपड़ा लपेटते हैं जिसको सूखा कहा जाता है। मसाई से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, इसका पैटर्न अगर आप देखोगे तो लगभग एक से संबंधित दूसरा का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, थारू लोग अधिकतर रहते हैं। थारू लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं? तो भारत या नेपाल में। अभी मैंने बताया इसके पहले थारू से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना वो क्वेश्चन क्या था।
तो देखो थारू जो जनजाति है मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और नेपाल की तराई सीमा पर निवास करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, कह रहा है कि भोटिया के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है। भोटिया जो जनजाति है उसके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, तो वह है गबला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि भोटिया शब्द यहाँ के लोगों का पारंपरिक नाम है। भोटिया शब्द जो है तिब्बती मूल के लोगों का पारंपरिक नाम है। ठीक है, तो ये भारतीय नहीं होगा, जैसे भारतीय है तो बहुत लोग समझे भारतीय, ये होगा तिब्बती मूल का। ठीक है, तो भोटिया शब्द भोट यानी कि तिब्बत का प्राकृतिक नाम से बना है, जिसका अर्थ होता है तिब्बती मूल के लोग। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो क्या कह रहा है, देखो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव जाति से संबंधित है। आपको बताना है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव जाति से संबंधित है, तो ये है मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड से संबंधित है। इनकी शारीरिक बनावट, पीलापन, चमड़ी, नाक, तिरछी आंखें जो है मंगोलाइड प्रजाति से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंगोलाइड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। आप सभी को बताना है गद्दी जो जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है। क्या पशुपालन है या फिर कृषि या फिर मछली पकड़ना है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो प्रमुख कार्य है वो है पशुपालन। हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां चराने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। एंड आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।